नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। और जैसा कि आपको अवगत है कि हम लोग राजनीति विज्ञान की सीरीज लेकर आने वाले हैं कंप्लीट 15 मई से। तो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर इंट्रोडक्शंस के बारे में कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और हम चैप्टर बाय चैप्टर अभी इसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, बेसिक समझने के बाद इसके हम फिर क्वेश्चन आंसर थ्योरी भी जो दिए गए हमारे और जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करेंगे बच्चों प्यारे। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। देखते हैं हम लोग, विषय दिया गया हमारा राजनीति विज्ञान दिया गया, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया गया, फर्स्ट बुक एवं सेकंड बुक। कक्षा 12वीं में एमपी बोर्ड के अंतर्गत 2 बुक्स आपकी दी गई राजनीति में। प्रथम बुक आपकी दी गई स्वतंत्र भारत में राजनीति एवं दूसरी बुक दी गई आपका समकालीन विश्व में राजनीति आपकी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अभी समकालीन विश्व में राजनीति और विश्व स्तर पर हमारी राजनीति का प्रारूप क्या क्या रहा है और किन किन क्षेत्रों में राजनीति हमारी काम कर रही है विश्व लेवल पर। हम बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक का नाम दिया गया 2 ध्रुवता का अंत हमारे लिए। यहाँ 2 ध्रुवता का अंत हम समझने वाले हैं इसके अंतर्गत 2 महाशक्तियों के बारे में। तो 2 महाशक्तियां हमारी दी गई हैं और 2 जो महाशक्तियां हमारी दी गई हैं, एक शक्ति का नाम है हमारे लिए अमेरिका और एक महाशक्ति का नाम हमारे लिए रूस, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, सोवियत संघ के नाम से भी, या इसको यूएसएसआर के नाम से भी जानते थे, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। यह हमारी ये क्या है, एक अर्थव्यवस्था भी है यहाँ की। यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बात करते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात, तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था हमारी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे लिए। ओके, तो एक की पॉइंट आपको याद होंगे कि सोवियत संघ की कौन सी अर्थव्यवस्था हमारे लिए समाजवादी है, क्योंकि इस व्यवस्था का नाम इसलिए रखा गया समाजवादी क्योंकि इसने गरीबों के हितों में काम किया है। किसके हितों में? गरीबों के हितों में काम किया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? समाजवादी व्यवस्था रखा गया है। इसने आर्थिक नीतियों पर महत्व दिया है। किस नीतियों पर प्यारे बच्चों? आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया है ज्यादातर, तो आर्थिक नीतियों पर ध्यान दिया है। इसलिए यहाँ की व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ कैसी है? समाजवादी, यानी कि गरीबों के प्रति इन्हें ध्यान दिया है, उनके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सामाजिक क्षेत्रों में काम किया है। इसलिए व्यवस्था कौन सी है? एक समाजवादी व्यवस्था निकल कर आती है सोवियत संघ के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमारे 15 गणराज्य दिए गए हैं। 15 गणराज्य मतलब देश। 15 गणराज्य का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? वो देश है हमारे, जो 15 हमारे क्या लगे हुए हैं? देश लगे हैं। आप जॉर्जिया के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर, इसमें आप बेलारूस के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर, यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे आप आगे चलकर। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे समथिंग 15 गणराज्य हमारे किसके अंतर्गत आते थे? सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। और आज भी आपको पता है प्यारे बच्चों कि वर्तमान दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन लगा हुआ? हमारा रूस लगा हुआ है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। राजधानी क्या है इसकी प्यारे बच्चों? राजधानी क्या है इसकी? मॉस्को। क्या है इसकी? राजधानी है प्यारे बच्चों। क्या है? मॉस्को इसकी वर्तमान में राजधानी है हमारे लिए। ये भी आप की पॉइंट याद करके चलना, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए की पॉइंट है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम, तो इन 2 महाशक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भी चीजें दी गई हैं कि इनका अंत कैसे हुआ, इन दोनों महाशक्तियों का विघटन कैसे हुआ, विघटन का अर्थात पतन कैसे हुआ, क्या उसके कारण रहे, उसके लूपहोल्स क्या निकल कर आए, एक्सेप्शंस यानी अपवाद क्या निकल कर आए, जिस कारण से हमारी ये व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जो हमारी 2 महाशक्तियां दी गई हैं हमारे लिए। तो आगे पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में? शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारी थेरेपी दी गई है शॉक थेरेपी, जिसका अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना मेरे प्यारे बच्चों, उपचार करना। इसी की शुरुआत की बात करें तो 1990 में क्या की गई? इसकी शुरुआत की गई थी हमारे लिए प्यारे बच्चों। ये याद रख के चलना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चलकर बहुत डीपली तरीके से। हम टॉपिक बाय टॉपिक 15 मई से एक सीरीज लेने वाले हैं राजनीति विज्ञान की। इसके अंतर्गत फिर देखते हैं आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ के विघटन के रूप में हम पढ़ेंगे कि 1991 का टाइम हमारे सोवियत संघ के विघटन का समय रहा हमारे लिए, यानी पतन का समय रहा हमारे लिए। एक कठोर दशक की बात करें तो एक कठोर जो हमारा क्या रहा है? दशक रहा है प्यारे बच्चों। तो वो कठोर दशक हमारे लिए रहा
45 से लेकर 1955 तक के लिए बच्चों। ये दशक जो हमारा रहा है, दशक यानी 10 वर्ष का अंतराल जो समय हमारे लिए, तो 45 से 1955 तक का समय रहा हमारे लिए, कठोर दशक रहा हमारे लिए सोवियत संघ के प्रति। आगे चलते हैं बच्चों, हम सेकंड चैप्टर्स की ओर देखते हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र की ओर। यहां बात करते हैं कि सत्ता के समकालीन क्या दिए गए, हमारे केंद्र दिए गए। इस चैप्टर्स में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे देश में क्या बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, संगठन किस तरीके से काम करते हैं अन्य देशों में और हमारे देश में, ठीक है। तो इसमें एक संगठन का प्रमुख दिया गया, इसका नाम क्या है, आसियान संगठन। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में प्यारे बच्चों, आसियान संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ये हमारा दिया गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई एक संगठन दिया गया राष्ट्र का। इसकी स्थापना की बात करें अगर तो 8 अगस्त 1967 के समय पर बच्चों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी हमारी। इसका कह सकते हैं जो घोषणा का पत्र जो जारी किया गया था कि आसियान की स्थापना की जाएगी, वह हुई थी बैंकॉक। बैंकॉक अर्थात थाईलैंड, राजधानी है थाईलैंड की क्या, बैंकॉक मेरे प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी बेसिकली आसियान के बारे में हम, ठीक है। और इसका मुख्यालय की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अर्थात हेडक्वार्टर की बात कहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया, एक्चुअली में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, इंडोनेशिया। हालांकि बहुत सारे हमारे जकार्ता इंडोनेशिया एवं स्विट्जरलैंड जिनेवा में, जैसे WTO WHO, ठीक है, इनके भी हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं बच्चों कहें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमारे लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। आसियान के नीतियों में काम करता है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य की बात करने की प्यारे बच्चों कि इसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य हमारे लिए है प्यारे बच्चों, नए देशों को सदस्य बनाना, नए देशों को सदस्य बनाना प्यारे बच्चों, नए देशों को सदस्य बनाना, ये इसका प्रमुख क्या है, एक मोटो है, एक उद्देश्य है इसका। और यह किन नीतियों पे काम करता है, इसकी नीतियों की अगर बात करें हम दोस्तों, तो ये नीतियों पे काम करता है हमारे लिए, आर्थिक नीतियों पे काम करता है, आर्थिक राजनीतिक नीतियों पे काम करता है, सामाजिक नीतियों पर काम करता है। किन नीतियों पर, सामाजिक नीतियों पर काम करता है हमारे लिए, ओके। सांस्कृतिक नीतियों पर काम करता है हमारे लिए, सांस्कृतिक, ठीक है। पशुपालन हुआ हमारे लिए, पशुपालन एवं कृषि क्रियाएं हुई जो हमारे लिए, एवं प्यारे बच्चों कृषि क्रियाएं हमारे लिए हुई हमारे लिए। प्यारे बच्चों स्वास्थ्य संबंधी चीजों में काम करने वाला संस्थान को कह सकते हैं संगठन कौन सा है, आसियान संगठन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत सारी नीतियों पे काम करता है और नए देश सदस्यों को क्या बनाता है, देश बनाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों 8 अगस्त 1967 को, तो इसमें 5 कंट्रीज क्या थी हमारी, शामिल थी। कितनी कंट्रीज शामिल थी प्यारे बच्चों, तो इसमें 5 कंट्रीज क्या थी, शामिल थी। कितनी कंट्रीज, 5 कंट्रीज यानी 5 देश शामिल थे। आज वर्तमान स्थिति ये था स्थापना के समय पर, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है कि जब आसियान की स्थापना की गई थी तो कितने सदस्य देश इसमें शामिल किए गए थे, तो 5 देश। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति में कि आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी दी गई है, तो हमारे लिए 10 दी गई है। आप पढ़ने वाले हैं थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बैंकॉक दिया गया हमारे लिए दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 10 सदस्यों के बारे में, कौन कौन से हमारे देश के सदस्य थे। तो हम बेसिक चैप्टर्स के बारे में समझेंगे आगे चलकर दोस्तों। अभी कंप्लीट करना है इतने टॉपिक्स को भी हमें, तो हम अभी लेंदी और बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। थर्ड टॉपिक दिया गया हमारे लिए प्यारे बच्चों, समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस समकालीन दक्षिण एशिया, यह एक नाम दिया गया दक्षिण और एशिया मेरे प्यारे बच्चों। तो समकालीन दक्षिण एशिया बेसिकली कहां प्रमोट करता है, यह शब्द किन चीजों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों हम समझने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में कि समकालीन दक्षिण एशिया एक्चुअली में है क्या हमारे लिए, ठीक है। तो समकालीन दक्षिण एशिया प्रमुख रूप से भारत की जितने भी क्या लगे हमारे जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं, ये उसको क्या करता है, प्रमोट करता है शब्द हमारे लिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान लगा हुआ है हमारे लिए, यहाँ भूटान है, नेपाल है हमारे लिए, म्यांमार लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा हुआ है, एंड श्रीलंका और मालदीव। इतने देश हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं, समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन का नाम है सार्क संगठन प्यारे बच्चों। क्या नाम है उसका, सार्क संगठन प्यारे बच्चों, सार्क संगठन, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। कहां पर है, काठमांडू नेपाल।
काठमांडू नेपाल, प्यारे बच्चों, काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। जो सार्क संगठन दिया गया है, इसकी क्या नीतियां हैं। यह चाहते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश लगे हुए हैं, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से, इन तमाम रूप में से एवं व्यापार व्यवस्थाएं हमारी सुनिश्चित हो एवं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए। ये कुछ हमारी नीति नहीं, किसकी, सार्क संगठन की नीतियां दी गई हैं प्यारे बच्चों। और ये चाहते हैं कि सभी सदस्य एकजुट रहें, विपत्ति आने पर सबका सहयोग करें, कोई महामारी आती है तो उसका सहयोग करें। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि सार्क संगठन दक्षिण एशिया में प्रमोट करता है शब्द हमारे लिए। और हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि भारत के संबंध अन्य देशों से कैसे रहे हमारे, चाहे भारत पाकिस्तान हो हमारे लिए, चाहे भारत चीन हो हमारे लिए, या भारत नेपाल हो हमारे लिए, चाहे भारत भूटान हो हमारे लिए, श्रीलंका लगा हुआ और बांग्लादेश लगा हुआ है। तो हम इनके बारे में बेसिकली पढ़ने वाले कि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध मित्रता कैसे बने हुए हैं अन्य देशों से। और प्यारे बच्चों, हम ये भी समझने वाले हैं कि हमारे तनावपूर्ण संबंध कैसे हो गए अन्य देशों से, हमारे मतभेद हमारे क्यों बन गए, तो इनके बारे में भी बेसिकली समझने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की ओर। तो इसके बारे में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम लोग जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, जैसे हम WHO के बारे में पढ़ेंगे, WTO के बारे में पढ़ेंगे, IMF के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अंतरराष्ट्रीय न्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो एक ICC दिया गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्याय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो दिया गया है, आपराधिक न्यायालय दिया गया हमारे लिए, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1949 को की गई थी हमारे लिए हैगनगर, नीदरलैंड कंट्रीज में। तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इसके अंतर्गत WHO के बारे में पढ़ने वाले, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO दिया गया 1 जनवरी 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख जो हमारे संगठन दिए गए, न्याय परिषद भी संगठन दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा, हमारा देश या अन्य कंट्रीज विश्व में सुरक्षा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या क्या कदम उठा पा रहे हैं, क्या क्या हमारी नीतियां हैं। ठीक है, अन्य देश हस्तक्षेप करते हैं किसी कार्यों में, तो उस हस्तक्षेप को कैसे रोका जाए, कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन सी संधियां हैं, बारूद बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, आप प्रसार संधि हमारे देश में की गई थी कि अधिक इसका प्रसार ना हो। तो ऐसे विश्व में सुरक्षा के लिए बहुत सारे क्या बनाए जा रहे हैं, सोर्स रिसोर्सेस बनाए जा रहे हैं। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में भी हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, कौन कौन संधियां हमारी की गई थी आगे चलकर परमाणुओं को लेकर। जैसा कि आपने देखा है, प्रथम परमाणु परीक्षण हमारा 1974 के टाइम पर हुआ था और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 के टाइम पर हमारा किया गया था। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंटल एवं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि एनवायरमेंटल हमारा आज देख सकते हैं कि हमारे देश में इकोसिस्टम एवं बायोडायवर्सिटी कितना प्रदूषित क्षेत्र हो चुका है ये। ठीक है, पेड़ों की अनंत कटाई की जा रही है, जानवरों का शिकार किया जा रहा है, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जा रहा है, खनन को जमीन से निकाला जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं आज हमें मानव जाति के रूप में। तो कह सकते हैं कि बनाने वाले भी हम ही लोग हैं इस क्षेत्र को, और मिटाने वाले भी हम लोग भी हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं पर्यावरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रदूषण के बारे में प्यारे बच्चों, कि कौन कौन से हमारे प्रदूषण होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। जैसे आपने देखा होगा जल प्रदूषण भी लगा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन से बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन हमारे लिए, सॉइल पॉल्यूशन से लगा हुआ है, यानी मृदा प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया हमारी, जल प्रदूषण हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो इनके बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम लोग। और एक देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का तेजी के साथ बढ़ना हमारे लिए कितना घातक है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित हमारी जो भी एक हाईएस्ट रेयर की हमारी जो गैसें दी गई हैं, जब ये बहुत अधिक टेम्परेचर्स के रूप में उभरती हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स के रूप में तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिस कारण से क्या देखने को मिलता है अपन को, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ने वाले पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर दिया गया हमारे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। बात करते हैं नरसिम्हा राव की सरकार के रूप में 1991 के टाइम पर शुरुआत करने वाले व्यक्ति निकल कर आए हमारे वैश्वीकरण। आज हमारा देश मुक्त व्यापार की नीतियों को चला रहा है और हम अन्य देशों में क्या कर पा रहे हैं, व्यापार कर पा रहे हैं। किस कारण से, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो आज देख सकते हैं कि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन भी है, इसके साथ साथ निजीकरण भी है,
निजीकरण भी है और उदारीकरण भी है। क्या है? उदारीकरण भी है। तो इन क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं अपन लोग? बहुत बेसिक तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये था हमारा एक बेसिक चैप्टर्स जो हमने समझे दो ध्रुवता के अंत के बारे में, सत्ता के समकालीन केंद्र के बारे में, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन हमारे दिए गए हैं जो, और वैश्वीकरण दी गई जो हमारी, जिसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है, 1990 और 91 से मानी जाती है किसकी? वैश्वीकरण की। ठीक है। और विश्व ग्राम की संरचना भी किसे कहा गया है? वैश्वीकरण को कहा गया है प्यारे बच्चों। तो ये रहे हमारे डिटेल्स में चैप्टर्स के बारे में हमने अभी बेसिक समझा है, चैप्टर इंट्रोडक्शन। जब हम चैप्टर वाइज चैप्टर लेंगे तो इसका बेसिक और डेप्थ में प्लस पीवाईक्यू रखकर और एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनने वाले हैं हमारी, और आगामी 2027 में एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड जैसे बोर्ड के जो हमारे प्रश्न बनेंगे इस लेसन से संबंधित, हम आपको डिले करेंगे और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। और भी कोई क्वारीज अगर होती है आप लोगों की तो जरूर कमेंट करें, आप लोग जरूर बताएं इसके बारे में, जिससे अधिक से अधिक हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल्स को, TKA बोर्ड एंकर्स चैनल्स को, ठीक है, शेयर भी करें। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर हमारा फोन नंबर दिया गया है एवं पता दिया गया है, द कौशल एकेडमी, गर्ल्स स्कूल चौराहा, नौगांव, महेश दादा की बिल्डिंग। आप संपर्क कर सकते हैं हमारी नजदीक आकर इस एकेडमी के प्रति। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, और ऑनलाइन क्लास आपको यूट्यूब पर 15 मई से कराई जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं आप लोगों से।